हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन नंबर 12 यानी कि मधुमक्खी, जिसमें उसके मधुमक्खी पालन और उसका कृषि में जो महत्व होता है यानी एपीकल्चर और इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। पिछले 3 दिन से मैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मैं किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उसके लिए मुझे खेद है। आज से वीडियो वापस चालू कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा 1-2 दिन से कि आपको बोर्ड वाले वीडियो भी मैं उपलब्ध करवा पाऊँगा। तो देखिए, आज का वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो लेसन 12 अपन चालू करते हैं। तो मधुमक्खी क्या है? कीट वर्ग का एक सामाजिक प्राणी होता है। मधुमक्खी है वह एक प्रकार का कीट होता है और ये क्या है, कीट वर्ग का एक सामाजिक प्राणी भी अपन इसे मानते हैं मधुमक्खी को, जो स्वयं के बनाए हुए मोम के छत्ते में संग बनाकर रहता है। यानी कि मधुमक्खी जो होती है वह हमेशा झुंड या संग में अपने को देखने को मिलती है और स्वयं के बनाया हुआ ही क्या होता है, यह संग होता है, जिसमें एक रानी, कई सौ नर और शेष क्या होते हैं, श्रमिक। यानी कि मधुमक्खी की 3 मुख्य प्रजातियां होती है, रानी, नर और श्रमिक। ये 3 मुख्य प्रजातियां इसकी मानी जाती हैं, जिसमें रानी की संख्या तो अपन मानते हैं छत्ते में रानी कई हो सकती है, 100 नर एवं शेष क्या होते हैं कि वह अपन मान सकते हैं श्रमिक होते हैं। रानी तो एक ही होती है, नर जो होते हैं उनकी संख्या अपन मान सकते हैं 100 के लगभग या ज़्यादा भी हो सकती है, और बचे हुए श्रमिक होते हैं। एक छत्ते में इनकी सदस्य संख्या लगभग 20,000 से 50,000 तक होती है। मधुमक्खियों की संख्या की बात करें तो एक छत्ते में लगभग 20 से 50,000 तक की इनकी संख्या होती है और छत्ते से शहद प्राप्त होता है, जो बहुत ही क्या होता है, पौष्टिक होता है। छत्ते से शहद प्राप्त किया जाता है जो बहुत ही पौष्टिक होता है। आगे अपन देखते हैं कि अपने जो भारतवर्ष में मधुमक्खियों की जो प्रजातियां पाई जाती है वह कौन कौन सी है, उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतवर्ष में मधुमक्खियों की निम्न जातियां पाई जाती है। एक तो होती है सारंग मधुमक्खी, जिसे अपन एपिस डोरसेटा के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है भंवर मधुमक्खी, एपिस इंडिका कहते हैं। थर्ड होती है छोटी मधुमक्खी, जिसे एपिस फ्लोरा कहते हैं। चौथी डंपर मधुमक्खी, जिसे एपिस मेलिफोना कहते हैं। और पांचवी होती है यूरोपियन मधुमक्खी, जिसे अपन क्या कहते हैं, एपिस मेलिफेरा के नाम से जानते हैं। तो ये 5 मुख्य प्रजातियां अपने भारतवर्ष में पाई जाती हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो सारंग मधुमक्खी होती है ना, वह देशांतर स्वभाव की होने के कारण, देशांतर यानी कि माइग्रेटरी, एक जगह रह नहीं सकती है, यह लगातार क्या होती है, उड़ती रहती है, स्थान परिवर्तन करते रहती है, जिसके कारण देशांतर स्वभाव के होने से इसका पालन संभव नहीं हो पाता है। छोटी व डंपर मधुमक्खी से शहद की मात्रा कम प्राप्त होने से आर्थिक दृष्टि से इसका पालन भी सही नहीं रहता है। भंवर जो मधुमक्खी होती है और यूरोपियन मधुमक्खी का कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जाता है। यानी सारंग मधुमक्खी तो देशांतर स्वभाव के होने के कारण पालन नहीं कर सकते। छोटी व डंपर मधुमक्खी से शहद की मात्रा जो होती है वह कम प्राप्त होती है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से पालन नहीं हो पाता है। और भंवर मधुमक्खी, यूरोपियन जो मधुमक्खी होती है ना, उनका कृत्रिम मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसे एपीकल्चर के नाम से अपन जानते हैं। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। अब यहाँ पर देखेंगे अपन मधुमक्खियाँ जो होती है उनमें रानी, नर व श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य विभाजन, इनकी 3 मुख्य प्रजाति अपन देखते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन रानी यानी कि क्यून। छत्ते की प्रमुख मुखिया रानी मक्खी होती है। छत्ते की जो सबसे लीडर होती है, हेड होती है, उसे रानी कहते हैं, जो एक विशेष गंध युक्त स्त्राव द्वारा छत्ते पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। यह 2 से 5 वर्ष तक जीवित रहती है। जीवन काल 2 से 5 वर्ष तक का इसका माना जाता है। इसका जन्म निषेचित अंडे से लार्वा अवस्था में श्रमिक के द्वारा निरंतर रॉयल जेली खिलाए जाने से होता है।
यानी इसका जन्म कब होता है, कैसे होता है रानी मधुमक्खी का, निषेचित अंडा होता है, उससे लार्वावस्था बन जाती है। उस लार्वावस्था में जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है ना, उसके द्वारा निरंतर अगर रॉयल जेली खिलाया जाए तो रानी मधुमक्खी का अपन मानते हैं निर्माण होता है। यह छत्ते में समस्त मधुमक्खियों से आकार व लंबाई में बड़ी होती है। यानी इसको पहचानने का ये एक लक्षण होता है कि छत्ते में सबसे बड़ी आकार में, लंबाई में बड़ी मधुमक्खी अपन इसे मानते हैं लंबी होती है, इसे रानी मधुमक्खी कहते हैं। इसमें मोम ग्रंथियों का अभाव होता है। रानी मधुमक्खी में मोम ग्रंथियां जो होती है उनका अभाव होता है, और इसके पंख, मुखांग, डंक आदि क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं। इसके जो पंख, मुखांग और डंक होते हैं वह कम विकसित होते हैं। अपने डंक का उपयोग यह प्रतिद्वंदी रानी को मारने में करती है। यानी इसकी प्रतिद्वंदी दूसरी जो रानी मधुमक्खी होती है तो उसे मारने में यह उसका उपयोग करती है। अपने जीवन काल में जब यह रानी पुत्री होती है ना, तब केवल एक बार मैथुनिक उड़ान बहुत अधिक ऊंचाई पर बढ़ती है। अपने जीवन काल में जब यह रानी पुत्री होती है तब केवल एक बार मैथुनिक उड़ान बहुत ही अधिक ऊंचाई पर बढ़ती है। जिससे क्या होता है, मैथुनिक उड़ान ये भरेगी जिससे बहुत सारे जो नर मधुमक्खियां होती है, इसकी उड़ान बढ़ते हैं, बहुत से जो नर मधुमक्खियां होती है वह इसके पीछे चले जाते हैं। नर मधुमक्खी इसके पीछे जाएगी, शेष नर आपस में लड़ते हुए रानी का पीछा करते रहती हैं। बहुत से नर पीछे छूट जाते हैं और जो नर होते हैं उनमें से कुछ तो पीछे छूट जाते हैं और कुछ अपन कहेंगे इसके पीछे जाते हैं। योग्य नर ही इससे मैथुन कर पाता है। यानी कि जो आपस में लड़ते हैं और उनमें से अपन मान सकते हैं कि जो विजय होता है यानी जो योग्यतम होता है वही रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया करता है। मैथुन क्रिया के पश्चात यह नर के शुक्राणुओं को अपनी शुक्रदानी में एकत्रित कर लेती है। मैथुन क्रिया समाप्त हो जाती है तो नर के द्वारा जो शुक्राणु त्यागे जाते हैं ना, उसे ये अपनी शुक्राणुदानी स्पर्मेथिका में एकत्रित कर लेती है, जिसे वह जीवन भर बाद में काम में लेती रहती है। यानी एक बार उनको एकत्रित कर लेती है और जीवन भर उन्हें काम में लेती रहती है। मैथुनिक उड़ान के पश्चात पुनः यह छत्ते में लौट आती है। जो इसकी मैथुनिक उड़ान होती है ना, उसके पश्चात ये पुनः अपने छत्ते में लौट आती है एवं छत्ते में बने विभिन्न नर, श्रमिक व रानी कोष्ठों में जीवन भर आवश्यकता के अनुसार अंडे देती रहती है। नर, श्रमिक व रानी कोष्ठों में जीवन भर आवश्यकता के अनुसार अंडे देती रहती है। यह छत्ते को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाती है। विशेषता होती है यह छत्ते को छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाएगी एवं भोजन व कार्य के लिए किस पर डिपेंड करती है, श्रमिक यानी जो सैनिक होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहती है। यानी इसकी विशेषता होती है हमेशा छत्ते में रहेगी, छत्ते को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि रानी है भाई, राज करेगी छत्ते के ऊपर। जो कार्य करेंगे वह तो मजदूर श्रमिक करेंगे, तो भोजन और कार्य के लिए श्रमिकों पर निर्भर यह करती है। निषेचित अंडों से यह रानी पुत्रियां व श्रमिक, निषेचित अंडों से यह रानी पुत्रियां व श्रमिक तथा जो अनिषेचित अंडे होते हैं ना, उनसे नर उत्पन्न करना इसी के नियंत्रण में होता है। यानी इसके द्वारा फिर क्या होता है, जो निषेचित अंडे होते उनसे तो रानी पुत्रियां बन जाती है, यानी उनको लार्वावस्था में जेली खिलाकर उन्हें रानी बनाया जा सकता है, और अगर नहीं खिलाया जाए तो वह श्रमिक बन जाते हैं। और अनिषेचित जो अंडे होते हैं बिना निषेचन से, उनसे क्या होते हैं, नर उत्पन्न होते हैं, और वह नियंत्रण कार्य इसी के द्वारा होता है। वृद्धावस्था में जब यह अंडे देना बंद कर देती है ना, तो श्रमिक इसे छत्ते से बाहर करके छत्ते की शेष रानी पुत्रियों को रॉयल जेली खिलाना लगते हैं। यानी कि वृद्धावस्था में आ जाती है तो वृद्धावस्था में एक कार्य करना बंद कर देती है, किसी कार्य की नहीं रह पाती है, तो जो श्रमिक होते हैं वह इसको छत्ते से बाहर धकेले देते हैं, और जो शेष रानी पुत्रियां होती हैं उनको रॉयल जेली खिलाने लगते हैं। जो रानी पुत्री पहले जन्म लेती है वह शेष रानी पुत्रियों को मारकर छत्ते की एकमात्र स्वामिनी बने जाती है। देखो इनकी विशेषता देखो मक्खियों में, कि जो वृद्धावस्था में आ जाएगी उसको तो बाहर धकेल देंगे, फिर छत्ते में जो रानी पुत्रियां होगी उनको क्या कहेंगे, रोली जेली खिलाएंगे। अब इनमें से जो पहले रानी पुत्री में जन्म ले लेगी वही रानी बनकर रहेगी, बाकियों को वह क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। यानी कि राज केवल एक ही करेगी। मधुमक्खियों में भी ये प्रथा चली आ रही है।
ये देखिए डायग्राम में अपने यहाँ पर दिखाए गए हैं नर, रानी और श्रमिक, इनकी पहचान के लक्षण। जो नर होते हैं वह आकार में कुछ चौड़े होते हैं, रानी जो होती है सबसे लंबी होती है और सबसे छोटे श्रमिक होते हैं। ये डायग्राम में देखकर अपन इन्हें पहचान भी सकते हैं। मधुमक्खी के पारिवारिक सदस्य होते हैं। फिर अपन बात करते हैं जो दूसरा आता है नर, उसके बारे में। तो देखिए नर यानी कि ड्रोन। तो छत्ते के आकार के अनुसार इनकी संख्या 20 से 200 तक होती है। छत्ते के आकार के अनुसार देखा जाए तो इनकी संख्या 20 से 200 तक होती है। ये रानी से आकार में छोटे होते हैं। रानी से आकार में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। पराग थैली, डंक व मोम ग्रंथियों का इनमें अभाव होता है। इनमें जनन तंत्र विकसित होता है। मोम ग्रंथियों का अभाव होता है, इनमें जनन तंत्र जो होता है वह पूर्ण विकसित होता है। रानी के साथ मैथुन के अलावा इनका कोई कार्य नहीं करते हैं। इनका कार्य एक ही होता है, रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया करते हैं और इसके अलावा कोई कार्य यह नहीं करते हैं। श्रमिकों द्वारा लाए भोजन पर ये निर्भर रहते हैं और ऋतु के अनुसार भोजन की कमी होने पर छत्ते से श्रमिक इन्हें बाहर भी निकाल देते हैं एवं भोजन के अभाव में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो नर के बारे में इतना ही दे रखा है कि नर छत्ते में रहते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है मादा के साथ मैथुन क्रिया करना, रानी के साथ में, इसके अलावा कोई कार्य नहीं होता है। और श्रमिकों के द्वारा लाए हुए भोजन पर डिपेंड रहते हैं, उसी को खाकर जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब भोजन की कमी होने लगती है तो श्रमिक क्या होते हैं? इन्हें छत्ते से बाहर निकाल देते हैं और ये क्या होते हैं? भोजन की कमी के कारण फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। थर्ड टाइप होते हैं श्रमिक, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वर्कर कहते हैं। तो निषेचित अंडों से लार्वावस्था में जिन्हें खाने के लिए रॉयल जेली कम मिलती है ना, वे संतानोत्पत्ति के अयोग्य होकर श्रमिक बन जाते हैं। यानी निषेचित है अंडों से लार्वावस्था में अपन कहते हैं रॉयल जेली खिलाई जाती है। तो जिनको पर्याप्त रॉयल जेली मिलती है वो तो रानी मधुमक्खी बन जाती है और जिनको कम मिलती है तो वह क्या होते हैं? संतान उत्पत्ति में अयोग्य हो जाते हैं और उन्हें क्या कह देते हैं? श्रमिक कह देते हैं। ये श्रमिक मधुमक्खियां आकार में क्या होती है? छोटी। उदर के अंतिम सिरे पर डंक पाया जाता है एवं पेट के निचले हिस्से में मोम ग्रंथियां भी स्थित होती है। आकार में छोटी होती है, उदर के अंतिम सिरे पर डंक होता है और पेट के निचले हिस्से में मोम ग्रंथियां होती है। इसके जो मुखांग होते हैं ना, वह चबाने व चाटने वाले होते हैं। इसके मुखांग की विशेषता क्या होती है? चबाने और चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं। मध्य व पिछली अंतिम जोड़ी टांगों पर ब्रुश के समान बाल, पिछली जोड़ी टांगों पर पराग थैली एवं अधिक संख्या में बाल उपस्थित होते हैं। ये इनकी मुख्य पहचान होती है। तो ये तीनों टाइप की अपन ने देख ली। अब श्रमिक जो होते हैं वह कार्य क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। श्रमिक के कार्य तो फर्स्ट देखिए, आसपास उपलब्ध स्थानों से मधु एवं परागकणों को लाने का कार्य इनका होता है। शत्रुओं से छत्ते की सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है? वह भी श्रमिक का ही होता है। छत्ते में शिशुओं को भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य श्रमिक करता है। उदर के निचले खंडों से मोम को टांगों से छुड़ाकर मुख द्वारा चबाकर लचीला बनाने के पश्चात छत्ता बनाना अथवा छत्ते की मरम्मत करने का कार्य भी किसका होता है? श्रमिक का ही माना जाता है। अब जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, अपन कहेंगे श्रमिक मधुमक्खियां अपने कार्यों को दो भागों में डिवाइड कर लेती है। पहला दल मधु एवं पराग खोजने वाला, जबकि जो दूसरा दल होता है ना, उन्हें लाने वाला होता है। यानी इनमें भी देखो कार्य को बांटा गया है। श्रमिक मधुमक्खियां कार्य को दो भागों में डिवाइड कर लेगी, दो दल बना लेंगे कार्य के आधार पर। एक दल तो क्या करेगा कि मधु और पराग जो होंगे उनकी खोज करेगा और दूसरा दल क्या होगा? फिर उनको लाने का कार्य करेगा। पहले दल के किसी सदस्य को जब मधु व परागकण का पता चल जाता है ना, तो वह भोजन सामग्री शरीर पर चिपकाकर पुनः छत्ते पर लौटकर सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर गोल गोल घूमती है। देखो काफी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले दल के किसी सदस्य को जब मधु व परागकण का पता चल जाता है ना, तो वह भोजन सामग्री शरीर पर चिपकाकर पुनः छत्ते पर लौटकर
सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर गोल गोल घूमती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वेगल डांस या वेगल नृत्य कहते हैं। यह क्यों करती है? ताकि अन्य सदस्यों को उसकी सूचना मिल जाए, इसलिए वेगल नृत्य इसके द्वारा किया जाता है। जो वेगल या गोल नृत्य करते हुए वह अपने उदर को दाएं बाएं हिलाते हुए, पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए जब सीधी दिशा में चलती है ना, तो भोजन का स्रोत उधर ही होता है। यह पहचान होती है भोजन स्रोत की, कि गोल नृत्य करते हुए अपने उदर को दाएं बाएं हिलाएगी, फिर पंखों को तेजी से फड़फड़ाएगी और सीधी दिशा में चलती है, तो मानते हैं भोजन उधर ही होता है। इस प्रकार की संचार क्रिया द्वारा भोजन लाने वाले दल को इसकी सूचना देती है, और मधु लाने वाला जो दल होता है वह मधु को छत्ते के कोष्ठों में भरने के पश्चात पंखों द्वारा हवा करके अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर इसे गाढ़ा बना देता है या गाढ़ा भी करता है। यानी मधु लाने वाला जो दल होता है वह मधु को छत्ते के कोष्ठों में भर देता है, उसके पश्चात पंखों द्वारा उसको हवा भी देता है, जिसके कारण अतिरिक्त जो जल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और मधु गाढ़ा हो जाता है। अब जो शहद है ना, वह बलवर्धक होता है, प्रसन्नता प्रदान करने वाला और मनुष्यों को पसंद आने वाला पदार्थ माना गया है। प्राचीन काल से चले आ रहे परंपरागत तरीके से शहद एकत्रित करने के लिए प्राय छत्ते का पता चलने पर उस पर क्या की जाती है, धुआं की जाती थी। छत्ते का पता चलने पर नीचे धुआं करके शरीर पर मोटे कपड़े लपेटकर छत्ते को तोड़कर उससे शहद निकाल लेते हैं। ऐसा करने से छत्ते में पल रहे मधुमक्खी के अंडे, लार्वा, प्यूपा, शिशु सारी अवस्थाओं में जो भी होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और शहद में भी क्या आ जाती है, गंदगी आ जाती है। प्राकृतिक छत्ते में शहद हमेशा छत्ते के ऊपरी भाग पर ही प्राप्त होता है, अतः उसे चाकू या प्लेट से अलग करके शेष छत्ते को जहाँ लगाए वहीं पर दोबारा लगा देना चाहिए। देखो, प्राकृतिक छत्ते जो भी नेचुरल लगते हैं उसमें हमेशा छत्ते के ऊपरी भाग पर ही अपन मानते हैं शहद प्राप्त होता है, अतः चाकू या प्लेट से अलग करके छत्ते को फिर वापस उसी स्थान पर लगा देना चाहिए। कुछ दशकों से कृत्रिम छत्तों का विकास होने से आधुनिक मधुमक्खी पालन का विकास भी हुआ है, अतः राजस्थान के दक्षिण पूर्वी एवं उत्तरी भाग जहाँ पर फसलें, जलवायु है, पेड़ पौधों का अनुकूलन है, वही मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। वहीं पर अपन मान रहे मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से किया जा रहा है। अब मधुमक्खी पालन के लिए पूर्व में प्रशिक्षण लिया जाना आवश्यक होता है। पूर्व में यानी पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। भारतवर्ष के अधिकतर राज्यों में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा प्रशिक्षण केंद्र चलाए भी जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में इसका प्रशिक्षण केंद्र खादी ग्रामोद्योग विद्यालय राजस्थान खादी संघ शिवदासपुरा जयपुर में स्थित है, और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में भी मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसका प्रशिक्षण केंद्र राजकीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र जोलीकोट जिला नैनीताल में स्थित है। तो ये पूछ सकते हैं कौन सा किस जगह स्थित है। मधुमक्खी जो पालन होता है वह भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों में किया जाता है, परंतु सर्वाधिक शहद बिहार, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश में होता है। तो ये बातें अपने को मुख्य रूप से इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये था आज के वीडियो में, जिसमें अपन ने मधुमक्खी की कुछ प्रजातियां, उनके 3 टाइप्स, नर, रानी, श्रमिक, उनके बारे में देखा है। अगले वीडियो में अपन इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे। कृषि में इसका क्या महत्व होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। पहले के एग्रीकल्चर वीडियो देखने हैं आपको तो वह वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो, या चैनल की अपनी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।